चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। खबर हिमाचल प्रदेश से है। हिमाचल प्रदेश के पूर्व आईजी जहूर हैदर जैदी को राहत मिली है। जी हां, बता दें सुप्रीम कोर्ट से जहूर जैदी को यह जमानत मिली। गुड़िया गैंगरेप और मर्डर से जुड़े मामले में गिरफ्तारी हुई थी। आरोपी सूरज की पुलिस हिरासत में हत्या हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ट्रायल में वक्त लगेगा, जहूर जैदी को करना होगा ट्रायल कोर्ट की शर्तों का पालन। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह आदेश दिया गया और इसी आदेश पर, इन्हीं तमाम चीजों के आधार पर उन्हें राहत मिली। सुप्रीम कोर्ट ने जहूर जैदी को 2-2 कहा है कि मामले की जांच और गवाहों के साथ कोई हस्तक्षेप या छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। यानी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो गाइडलाइंस है वो साफ कर दी गई है और किन आधार पर यह जमानत दी गई है वो भी साफ कर दिया गया है, क्योंकि अमूमन डर यही रहता है कि बड़े रुतबे का धौंस दिखाकर गवाहों के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है। चलिए सीधे रुख करते हैं दिल्ली का, जहां से सुशील पांडे हमारे साथ जुड़े हैं और हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से रणवीर सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। रणवीर, इस पूरी खबर को लगातार अपडेट करते रहे हैं, बताते रहे हैं दर्शकों को कि क्या कुछ चल रहा है, लेकिन पहले राजधानी दिल्ली का रुख कर रहे हैं। सुशील, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बड़ी राहत है, इस दौरान क्या बातें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई, किन चीजों के आधार पर यह जमानत दी गई, ये राहत दी गई? जी देखिए, जहूर हैदर जैदी ने ये कहा कि वो उस पूरे मामले में फिलहाल जो हाई कोर्ट ने जो तथ्य एग्जामिन करने थे वो नहीं किए, क्योंकि इस पूरे मामले में जो ट्रायल है वो बहुत ही लंबा चलेगा और उनका जो स्वास्थ्य है वो ठीक नहीं है, लिहाजा उनको जमानत दे दी जानी चाहिए। कोर्ट ने फिलहाल इस पूरे मामले में सुनवाई के दौरान ये भी पूछा कि अगर आप निचली अदालतों के जो शर्त है उनको वायलेट नहीं करेंगे तो हम आपके इस फिलहाल बेल एप्लीकेशन को कंसीडर कर सकते हैं। तो जहूर हैदर जैदी की तरफ से पेश वकील ने कहा कि जो भी शर्तें फिलहाल निचली अदालत ने रखी हैं हम उनको पूरा फॉलो करेंगे, लेकिन हमारा जो स्वास्थ्य है वो ठीक नहीं है, लिहाजा हमें जमानत दे दी जानी चाहिए। कोर्ट ने फिलहाल इन तमाम दलीलों को सुनने के बाद जहूर हैदर जैदी को जमानत दी है, लेकिन ये शर्त स्ट्रिक्ट रखा है सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर वो किसी भी प्रकार से गवाहों को इन्फ्लुएंस करेंगे या उनसे संपर्क साधेंगे तो उनकी जमानत रद्द कर दी जाएगी। लेकिन फिलहाल एक बड़ी राहत जरूर है, क्योंकि लंबे समय से वो जमानत का गुहार लगा रहे थे, इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट वो पहुंचे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में उनकी याचिका लिस्ट नहीं हो पाई। लेकिन आज इस पूरे मामले में सुनवाई के दौरान जहूर हैदर जैदी को एक बड़ी राहत, अब उनको फिलहाल जमानत मिल गई है, लेकिन जमानत के मद्देनजर जो शर्तें हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि अगर शर्त वो फॉलो नहीं करते हैं तो उनकी जमानत कभी भी रद्द हो सकती है। जी बिल्कुल, और लंबे वक्त से जेल में थे वो। सुशील, लौटते हैं आपके पास, हमारे साथ शिमला से रणवीर भी जुड़े हुए हैं। रणवीर, इस पूरे मामले के अगर बैकग्राउंड को समझते हैं तो ये समझ में आता है कि एक मूवमेंट चली शिमला में और इस बाबत ये कोशिश हुई कि किसी तरीके से गुड़िया को इंसाफ दिलाया जा सके, लेकिन वो तमाम चीजें धरी की धरी नजर आती है। अब जब जहूर जैदी को भी जमानत मिल चुकी है तो फिर किस तरीके की प्रतिक्रियाएं, रिएक्शंस आ सकते हैं, और इसका बैकग्राउंड भी जरा दर्शकों को एक बार समझा दें। देखिए राज्य दिल दहला देने वाली घटना थी। इसमें देखिए किस तरह से जो सरकारी अमले पर जो है पूरी सरकार चली गई थी, जो इस घटना के बाद जो आक्रोश पैदा हुआ था उसमें पूरी सरकार चली गई थी, सवाल पुलिस पर थे। अब जिस तरह से जहूर जैदी को जमानत मिली है, हालांकि शर्तें सुप्रीम कोर्ट ने काफी लगाई है, ये वो शर्तें हैं जिनका पालन उन्हें करना होगा, उसके एवज में ये जमानत जो है दी गई है। लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ा जो सवाल अब सीबीआई की जांच पर उठता है, वो ट्रायल कैसे पूरा नहीं हुआ, हाईकोर्ट में किस तरह से ये लंबा खींचा गया है ये पूरा केस। अगर ऐसे मामले में इसमें देखिए 29 अगस्त 2017 को आईजी जहूर जैदी समेत जो है 9 पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी जो है गिरफ्तार किए गए थे। इन पर आरोप जो था कस्टोडियल डेथ का था, जो 18 जुलाई की रात को कोटखाई थाने में 2017 में की गई थी। अब इस मामले में इन्हें जमानत मिलना सीबीआई के उन दावों पर बहुत सारे सवाल खड़े करती है कि जब उन्होंने ये कहा था कि हमारे पास, हमने जो चार्जशीट तैयार की है उसमें हमारे पास पूरे सबूत हैं, सारे तथ्य हैं कि ये जो गिरफ्तारियां की गई है सीबीआई की ओर से ये पुख्ता है। वो जो तथ्य इसमें पेश किए गए उसमें साइंटिफिक एविडेंस है, उसमें फिजिकल एविडेंस है, टेक्निकल एविडेंस है, वो काफी है ये दर्शाने के लिए कि कस्टोडियल डेथ में जो है ये इन अधिकारियों की संलिप्तता
पाई जाती है। ऐसे में अब एक बड़ी बहस इस पर भी शुरू होती है कि क्या फौरी तौर पर जो है जिस तरह से सीबीआई पर ये इल्जाम लग रहे थे कि केवल एक केस में जो है उन्होंने ज्यादा फोकस किया था कस्टोडियल डेथ के मामले में, और उसी पर यह जमानत मिलना कहीं ना कहीं अब सीबीआई की उस जांच को कटघरे में खड़ा कर रही है कि कहां सीबीआई से चूक हो गई है, या फिर अब भी वो सवाल बरकरार है कि एक नीलू चारानी के लिए उनकी मदद के लिए पुलिस अधिकारी जो है कस्टडी में जो है किसी आरोपी की हत्या कर देते हैं। जी राज। बिल्कुल रणवीर, लौटेंगे। सुशील हमारे साथ दिल्ली से बने हुए हैं। सुशील, ऐसे मामलों में कितनी सतर्कता बरतते वाकई में दिखते हैं जो आरोपी रहते हैं, क्योंकि आईजी लेवल का अधिकारी जब बाहर निकलता है तो हस्तक्षेप उसका वाकई में रह सकता है, गवाहों को प्रभावित भी कर सकता है। किस तरीके से इसका ख्याल रखा जाता है, क्योंकि समझते हैं आप लीगल पहलुओं को? जी देखिए राज, साफ तौर से इस पूरे मामले में जो कंडीशंस लगाए हैं उस कंडीशंस में ये साफ तौर से है कि अगर जहूर हैदर जैदी से संबंधित कोई भी व्यक्ति, क्योंकि पूरा मामला जो इन्वेस्टिगेशन है जैसा सहयोगी बता रहे थे हमारे, वो सीबीआई की देखरेख में हो रहा है। सवाल ये भी खड़ा हो रहा था कि आखिर जो ट्रायल है वो इतना लंबा कैसे चला, क्योंकि ट्रायल के आधार पर ही जहूर हैदर जैदी को जमानत मिली है। हालांकि कुछ नए ऐसे एविडेंस फिलहाल सीबीआई ने कोर्ट में बताए हैं कि कुछ ऐसे नए एविडेंस हैं जिनको हम एग्जामिन कर रहे हैं, और उन तमाम जो एविडेंस है उनको देखने के बाद हम इस पूरे मामले में अपनी तमाम जो दलीलें हैं वो रखेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जो सवाल है वो अभी भी वही का वही है कि आखिर इस पूरे केस में आखिर ट्रायल इतना लंबा चला क्यों? क्योंकि बड़े टॉप जो ऑफिसर्स हैं वो इन्वॉल्व थे, कुछ ऑफिसर्स इन्वॉल्व थे, बावजूद इसके सीबीआई ने उस समय जब ये घटना हुई राज, तो पूरे हिमाचल में एक आग की तरह फैल गई थी कि एक बच्ची की मौत हो जाती है जिसमें इन्वॉल्वमेंट। बिल्कुल, और सुशील बड़ी बात यह कि आज भी मामला वहीं का वहीं दिखता है। बेहद शुक्रिया सुशील, दिल्ली से हमारे साथ जुड़े, और शिमला से रणवीर, आप दोनों का ये अपडेट देने के लिए। तो एक राहत यहां पर जरूर कही जा सकती है कि मिली है पूर्व आईजी जहूर हैदर जैदी को। चलिए अब आपको दिखाते हैं लोकसभा चुनाव 2019 से जुड़ी हर छोटी से बड़ी खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे अखाड़ा 2019 में। राज्य मंत्री मनीष ग्रोवर का बयान, मेरी लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं, मैंने आज तक टिकट नहीं मांगा, मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूं, पार्टी जो जिम्मेदारी देगी उसे निभाऊंगा। दरअसल रोहतक से राज्य मंत्री मनीष ग्रोवर की चुनाव लड़ने की अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन मनीष ग्रोवर ने साफ कर दिया है कि उनकी चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं है। बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। बयानों का दौर ऐसे वक्त में चलता है जब चुनाव सिर पर हो, और ये चुनाव वो चुनाव जो दिल्ली की सत्ता को तय करेंगे, यानी देश का प्रधानमंत्री कौन होगा वो तय करेंगे। तो ऐसे में बयान बहुत सामने आते हैं, और अब की बार बयान आया है राज्य मंत्री मनीष ग्रोवर का, जो कह रहे हैं कि मेरा लोकसभा चुनाव लड़ने का कोई मन नहीं, मेरी लोकसभा चुनाव लड़ने की कोई इच्छा नहीं, मैंने आज तक टिकट नहीं मांगा, मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूं, पार्टी जो जिम्मेदारी देगी उसे निभाऊंगा। दरअसल रोहतक से राज्य मंत्री मनीष ग्रोवर ने चुनाव लड़ने की अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन मनीष ग्रोवर ने साफ कर दिया है कि उनकी चुनाव लड़ने की कोई इच्छा नहीं है। इससे पहले देखा था सुभाष बराला के लिए हिसार से कहा जा रहा था कि वो चुनाव लड़ सकते हैं, उन्होंने भी इस बात को खारिज किया था और कहा था कि ये सिर्फ अटकलें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब मनीष ग्रोवर भी कुछ उसी तरीके से अपनी बात रखते हुए, मेरी इच्छा नहीं, मेरी इच्छा नहीं। भारतीय जनता पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूं, मैंने आज तक कभी टिकट मांगी नहीं, जहां मेरी जिम्मेवारी लगाएंगे वहां काम करूंगा। तो क्या आप लोकसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहते? नहीं, मैं नहीं लड़ने, नहीं मेरी इच्छा नहीं। क्यों? भारतीय जनता पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूं, मैंने आज तक कभी टिकट मांगी नहीं, जहां मेरी जिम्मेवारी लगाएंगे वहां काम करूंगा। तो क्या आप लोकसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहते? नहीं, मैं नहीं लड़ने। दरअसल लोकसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, नए सियासी रिश्तों पर सुगबुगाहट तेज हो रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन पर सहमति बन चुकी है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में 4 सीट पर आम आदमी पार्टी और 3 सीट पर कांग्रेस चुनाव लड़ सकती है। जी हां, सूत्र ये भी बताते हैं कि ये पेशकश आम आदमी पार्टी की तरफ से हुई है। अब देखना यह होगा कि किस तरीके से चीजें आगे बढ़ती है, और अगर सब कुछ ठीक रहा तो हरियाणा में भी यही फॉर्मूला लागू हो सकता है।
आपको बता दें कि कांग्रेस ने हरियाणा में हिसार, रोहतक, कुरुक्षेत्र, भिवानी, महेंद्रगढ़, अंबाला और सिरसा सीट पर उम्मीदवार लगभग तय कर लिए, लेकिन सोनीपत, करनाल, यमुनानगर और फरीदाबाद सीट पर मंथन चल रहा है। ऐसे में आपसे गठबंधन की सुगबुगाहट के बीच कयास लगाए जा रहे हैं कि इन्हीं 4 सीटों में से कुछ आम आदमी पार्टी को दी जा सकती है। वहीं दिल्ली में गठबंधन की खबरों के बीच कांग्रेस के मैनिफेस्टो में बदलाव की भी चर्चा है। सूत्रों के मुताबिक अगर दिल्ली में गठबंधन हुआ तो कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का वादा जोड़ सकती है। आपसे गठबंधन पर सांसद दीपेंद्र हुड्डा का बयान। कांग्रेस हरियाणा में मजबूत है, अकेले चुनाव लड़ने में सक्षम है। हरियाणा में कांग्रेस के पास मजबूत प्रत्याशी है। दीपेंद्र हुड्डा की तरफ से यह बयान दिया गया है। आपसे गठबंधन के सुझाव से असहमत हूं, यह दीपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं। दिल्ली और हरियाणा में परिस्थितियां अलग अलग है और ऐसे में दीपेंद्र हुड्डा ने अपनी बात साफ तौर पर स्पष्ट की, सामने रखी। बहरहाल सवाल ये कि अगर आलाकमान ये चाहेगी तो हरियाणा में क्या ये मुमकिन हो जाएगा। लेकिन एक तरफ खबरें ये भी कि न सिर्फ दीपेंद्र हुड्डा बल्कि जो तमाम हरियाणा के दिग्गज नेता है वो और मसलों पर भले ही अलग अलग राय रखते हों, लेकिन वो हरियाणा के लिहाज से आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन को कतई दुरुस्त ठीक नहीं मानते और कहते हैं कि हम अकेले दम पर चुनाव लड़ सकते हैं। अब ये सब कुछ मुमकिन हो पाएगा या नहीं, इसके लिए तो थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि सूत्रों के हवाले से लगातार जो खबरें हैं वो ये कि दिल्ली में गठबंधन हो सकता है और 4 सीट पर आम आदमी पार्टी और 3 पर कांग्रेस चुनाव लड़ सकती है। बहरहाल अब हरियाणा में क्या होगा उसके लिए थोड़ा इंतजार, लेकिन दीपेंद्र हुड्डा अपनी स्थिति साफ कर चुके हैं कि मैं किसी भी तरीके से नहीं चाहता कि गठबंधन हो, क्योंकि हम खुद सक्षम है चुनाव लड़ने और जीतने में। पार्टी की तरफ से हरियाणा में गठबंधन को लेकर कांग्रेस से गठबंधन चाहती है और मेरे साथ दीपेंद्र हुड्डा साहब किस तरह से देखते हैं आम आदमी पार्टी हरियाणा में गठबंधन जो है कांग्रेस के साथ चाहती है? मैं समझता हूं कि जो एक राय आई है केजरीवाल जी की, नवीन जैन जी की, कि भाजपा सरकार देश को तानाशाही की तरफ लेके जा रही है, देश में जात पात के नाम पे, धर्म के नाम पे भाईचारे को खराब कर रही है देश में, वो राय जो आई है उस राय का मैं सम्मान करता हूँ। मगर ये कि भाई गठबंधन होए, इस राय से मैं असहमत हूँ, क्योंकि कांग्रेस पार्टी खुद हरियाणा में सक्षम है, मजबूत है। कांग्रेस के 10 सीटों पे मजबूत कैंडिडेट हैं। यानी हरियाणा में आम आदमी पार्टी के साथ कोई गठबंधन नहीं होगा, क्योंकि दिल्ली में भी चर्चा है कि दिल्ली और हरियाणा दोनों जगह जो है गठबंधन आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस का होगा। देखिए, दिल्ली में अलग परिस्थितियाँ हैं, जो है हरियाणा में अलग परिस्थितियाँ। हरियाणा में मुझे लगता है कि जजपा और आम आदमी पार्टी की जो ये बात आई थी गठबंधन की, जजपा या आम आदमी पार्टी का इतना कोई व्यापक जनाधार नहीं है कि उनके साथ गठबंधन की कोई बात हो। कांग्रेस अपने आप में सक्षम है, हरियाणा की जहां तक सवाल है। तो मान लिया जाए कि हरियाणा में किसी भी तरह से आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस नहीं जाएगी, गठबंधन के सुझाव से मैं असहमत हूँ। धन्यवाद। तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का कांग्रेस में हरियाणा में गठबंधन को लेकर असहमत है। पंकज कपाही, न्यूज़ 18 दिल्ली।